गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान का चौथा और अंतिम अध्याय डायरी के पन्ने, जो एक 13 साल की बालिका एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी है और तत्कालीन समय का जीवंत दस्तावेज मानी जाती है। सबसे पहले मैं आपको एन फ्रैंक का परिचय प्रदान कर दूं। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में हुई। 1945 के फरवरी या मार्च महीने में इसकी मृत्यु हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का भी निर्माण हो चुका है और ये डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। अब बात करते हैं आपके दिए गए अध्याय के बारे में। आपके इस अध्याय के अंतर्गत हिटलर के शासन तंत्र के समय में जो वातावरण था उसको प्रकट किया गया है। यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में ये प्रकाशित हुई। डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश दिए गए हैं। अब जब युद्ध होता है कहीं, तो युद्ध के होने पर इतिहास बनते हैं या बिगड़ते हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा तक बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्य, जाति और संस्कृति का नामो निशान युद्ध के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है, जैसे जापान। 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनावों में हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, उसकी जीत के तुरंत बाद जब वहाँ यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत आपको पता है कब हुई थी? 1939 अर्थात 1939 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। मतलब यहूदियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया हो गया और ऐसे नियम बना दिए गए जो उनके अपमानजनक थे। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन जिसका तात्कालिक कारण बना एन की बड़ी बहन मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर जूइश इमिग्रेशन से आया बुलावा। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए, क्योंकि आप जानते हो अकेली नारी को बुलाकर क्या किया जा सकता है, तो उन खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में जाकर छुपने का निर्णय लिया और वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तह जमाए, क्योंकि साजो सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना देता। इसलिए क्या किया, एक के ऊपर एक, न जाने कितने जोड़ी कपड़े उन्होंने पहने, और पैदल, क्योंकि यहूदियों को किसी सवारी पर उस समय चलना मना कर दिया गया था, उस जगह की ओर निकल पड़े। यह जगह थी ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन पर पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार के पीछे छिपी हुई थी। यहाँ 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ रहने आ गए। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली। आप देखो, ईसाइयों और यहूदियों का विरोध चल रहा था, तो उन यहूदियों की मदद भी किसने की? ईसाइयों ने की। लेकिन हिटलर क्या कर रहा था? यहूदियों के ऊपर जुल्म कर रहा था।
और 2 साल से कुछ ज़्यादा ही वक्त काट ले गए। 4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो यानी हिटलर की जो खुफिया पुलिस थी, जिसका नाम क्या था, गेस्टापो, ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातना गृह में भेज दिया गया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृह में कैद यहूदियों को आज़ाद कराया गया, अप्रैल 1945 का समय था वो, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे, क्योंकि नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा ने, उस घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ली, उनमें अपनी माँ और बहन के साथ एन भी शामिल थी, उनको मार दिया गया था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 पर जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई, तभी उसने तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखना शुरू की थी। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी जब वह गुप्त जगह पर अज्ञातवास में चले गए। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा, जिसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातनागृह से जीवित निकलकर आने वाले ऑटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजियों के दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया और शने शने वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। ये डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोगने वाले की यानी भोक्ता की निगाह से देखते हैं। और ये भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूषणों से पूरी तरह अछूती भी है। मतलब उम्र के साथ जो दोष आ जाते हैं उनसे बची हुई है और उसकी संवेदना और समझ की गहराई को प्रकट करती है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ हमें दिखाई देता है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की कि एनी फ्रैंक को नाजियों का जो अभिलेखागार है उनमें एक नाम के रूप में दफन कर दिया गया है। मतलब एन को किस रूप में प्रकट किया है, तो मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। बादरोल सेन 26 नवंबर की बात है। नाजी यातना शिविरों का रोंगटे खड़े करने वाला चित्रण करके दुनिया भर में मशहूर हुई एन फ्रैंक का नाम पोलैंड के उन हजारों लोगों की सूची में महज एक नाम के रूप में दर्ज है जो यातना शिविरों में बंद थे। नाजी नरसंहार से जुड़े दस्तावेजों के दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागार, मतलब अभिलेखागार क्या होता है, जहाँ पर पुराने इतिहास को संरक्षित किया जाता है। एक जीर्ण शीर्ण फाइल में 40 नंबर के आगे लिखा हुआ है एनी फ्रैंक। एनी की डायरी ने उसे विश्व में खास बना दिया। लेकिन 1944 में सितंबर माह के किसी एक दिन वह भी बाकी लोगों की तरह एक नाम भर थी। एक भयभीत बच्ची थी जिसे बाकी 1018 यहूदियों के साथ पशुओं को ढोने वाली गाड़ी में पूर्व में स्थित एक यातना शिविर के लिए रवाना
कर दिया गया था। सोचो, विचार करो आप, कितने जुल्म यहूदियों के ऊपर हुए थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डच रेड क्रॉस ने वेस्टरबॉर्ग ट्रांजिट कैंप से यातना शिविरों में भेजे गए लोगों संबंधी सूचना एकत्र कर इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस ITS को भेजे थे। ITS नाजी दस्तावेजों का एक ऐसा अभिलेखागार है जिसकी स्थापना युद्ध के बाद लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए की गई थी। इस युद्ध के समाप्त होने के 6 दशक से अधिक समय के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति विशाल ITS अभिलेखागार को युद्ध में जिंदा बचे लोगों, उनके रिश्तेदारों व शोधकर्ताओं के लिए पहली बार सार्वजनिक करने जा रही है। 1,75,00,000 लोगों के बारे में दर्ज इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल अभी तक परिजनों को मिलाने, लाखों विस्थापित लोगों के भविष्य का पता लगाने और बाद में मुआवजे के दावों के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने में किया जाता रहा है, लेकिन आम लोगों को इसे देखने की अनुमति नहीं दी गई है। मध्य जर्मनी के इस शहर में 25.7 किलोमीटर लंबी अलमारियों और कैबिनेटों में, आप सोचो कितना लंबा है वो अभिलेखागार, लंबी अलमारियों और कैबिनेटों में संग्रहित इन फाइलों में उन हजारों यातना शिविरों, बंधुआ मजदूर केंद्रों और उत्पीड़न केंद्रों से जुड़े दस्तावेजों का पूर्ण संग्रह हमें उपलब्ध होता है। किसी ज़माने में थर्ड रीख के रूप में प्रसिद्ध इस शहर में कई अभिलेखागार हैं। प्रत्येक में युद्ध से जुड़ी त्रासदियों का, पीड़ाओं का लेखा जोखा रखा गया है। ITS में एनी फ्रैंक का नाम नाजी दस्तावेज के 5 करोड़ पन्नों में केवल एक बार आया है। विचार करो, केवल नाम मात्र के रूप में एनी फ्रैंको को दर्ज किया है, जिसकी डायरी विश्व में सबसे अधिक पढ़ी गई है। कि ITS में एनी फ्रैंक का नाम नाजी दस्तावेजों के 5 करोड़ पन्नों में केवल एक बार आया है। वेस्टरबॉर्ग से 19 मई से 6 सितंबर 1944 के बीच भेजे गए लोगों से जुड़ी फाइल में फ्रैंक उपनाम से दर्जनों नाम दर्ज हैं। इस सूची में एनी का नाम, जन्म तिथि, एम्स्टर्डम का पता और यातना शिविर के लिए रवाना होने की तारीख दर्ज है। इन लोगों को कहाँ ले जाया गया वो कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। ITS के प्रमुख यूडो जोस्त ने पोलैंड के यातना शिविर का जिक्र करते हुए कहा है कि यदि स्थान का नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये ऑश्विट्ज था। एनी, उनकी बहन मार्गोट व उसके माता पिता को 4 अन्य यहूदियों के साथ 1944 में गिरफ्तार कर लिया गया था। एनी डच नागरिक नहीं थी बल्कि जर्मन शरणार्थी थी। यातना शिविरों के बारे में एनी की डायरी 1952 में एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से छपी थी। अब बात करते हैं हम एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी हुई डायरी की। हम देखेंगे कि इस 13 साल की उम्र में गहरे बोध, सहज संवेदना के बल पर उसने नाजियों के द्वारा यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों को किस तरह से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया, अपने जीवन में किस तरह से उन्हें स्थान परिवर्तन करके अज्ञातवास में जाना पड़ा, उस अज्ञातवास में किन किन लोगों का साथ उन्हें प्राप्त हुआ, कैसे उन लोगों के बीच इसने जीवन जिया, कैसे स्थितियों में इनको भागना पड़ा, कैसे इनके भोजन और रहने की व्यवस्था हुई और कैसे वहीं पर इनके जीवन का अंत हुआ। नारी के प्रति एनी फ्रैंक के क्या विचार थे वो भी इस पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रारंभ करते हैं कुछ डायरी के कुछ पत्र, कुछ अंश जो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला पत्र है बुधवार 8 जुलाई 1942 को लिखा हुआ, जो इसकी खुद की जो प्यारी गुड़िया थी जिसका नाम किट्टी था, उस किट्टी को संबोधित करते हुए उस 13 साल की बालिका ने ये पत्र लिखा। एनी कह रही है यहाँ पर कि ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से
बरसों बीत गए हो, इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई हो। मतलब उनके साथ ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुए, जर्मनी में ऐसे ऐसे घटनाक्रम युद्ध के कारण घटित हुए कि उसे लगा कि मानो पूरी दुनिया ही पलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो कि टी मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे जिंदा हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। अभी अपनी गुड़िया को बता रही है। 3 बजे थे, हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूँकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। मार्गोट इसकी बड़ी बहन। वह बहुत गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। ASS नाजियों की संस्था। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वांदान को देखने गई हुई है। मिस्टर वांदान कौन है? पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त भी हैं। आप ये ध्यान रखना, जो जो नाम आ रहे हैं इनको आपको याद रखना है कौन किससे संबंधित था। मैं अवाक रह गई थी कि बुलावा आया है। हर कोई जानता था कि उस बुलावे का क्या मतलब होता है, क्योंकि यातना शिविर मतलब जहाँ पर यहूदियों को रखा जा रहा था, यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वांदान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं, तो वांदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। बस मौन हो जाते हैं। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। मतलब ये अज्ञातवास में जाने की बात कर रहे थे। यह ख्याल आया कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतज़ार की घड़ियाँ क्या हो गई थी, क्योंकि ASI से जो बुलावा आया था तो इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी हो चुकी थी, गर्मी थी, सस्पेंस था। इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था, लेकिन मार्गोट ने हैरान होते हुए दरवाज़ा खोलने से रोक दिया। क्यों? पता नहीं कौन आए और इनके साथ क्या घटना घटित हो। तब दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वांदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे से उन्होंने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उछक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि वांदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि ये बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए आया था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। क्यों? क्योंकि पापा की जगह किसको बुला रहे थे? उस नवयुवती हो रही लड़की मार्गोट को बुलाया जा रहा था। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं। तो तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा कि वो मार्गोट को अकेले नहीं भेजेंगे। तब ये कहाँ जाकर के छुपेंगे? अज्ञातवास। अज्ञातवास वो जगह जिसकी किसी को जानकारी नहीं होती। हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर? कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू कर दी। अब उसमें क्या क्या चीज़ें थी देखिए। मैंने सबसे पहले अपने थैले में ये डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कलर, रुमाल, अंडरलाइन करना ये सब, कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि स्मृतियाँ
मेरे लिए पोशाकों की तुलना में यानी कपड़ों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती है। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वांदान चले गए ताकि मीएप को लिवा ला सके। मीएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी को भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। क्यों हो रही थी अजनबी? क्योंकि उनको वो जगह छोड़नी थी, अज्ञातवास में जाना था। अज्ञातवास का वातावरण कैसा होगा, वहाँ पर कैसे रहेंगे, वहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए इनके पास जो कुछ भी था उसको ये समेट कर ले जाना चाहते थे ताकि वहाँ पर कुछ सुविधाएं तो इनको प्राप्त हो सके। और इनको भागना इसलिए ज़रूरी हो चुका था क्योंकि उनके फादर के लिए बुलावा नहीं था बल्कि मार्गोट के लिए बुलावा आ चुका था। और मार्गोट 16 बरस की थी और ये निश्चित था कि 16 वर्ष की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे से यहाँ से भेजना उचित नहीं है क्योंकि उनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। धन्यवाद। बाकी बाद में।